देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ये एक अच्छा टॉपिक है डेयरी विकास कार्यक्रम, जिसकी तरफ ध्यान बहुत कम स्टूडेंट्स का जाता है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको कहीं पर भी दूसरी जगह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर और इस वीडियो के अंदर मैंने सारा कुछ, जितना भी डेयरी विकास कार्यक्रम के जितने भी पॉइंट और प्रश्न बनने होते हैं ना, वो मैंने सारे ले लिए। तो आपको किसी भी गाइड में और कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी गाइड से और पढ़ते हो तो आप उसमें से पढ़ लेना, ये वीडियो आप बंद कर दो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। आप देख लेना, लास्ट में आपको पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीएस। आप देख रहे हैं टीचर स्टडी यूट्यूब चैनल, जहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए दोस्तों, इसमें आपको मैं बता देता हूं कि सहकारिता का अर्थ मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि आगे इसके अंदर डेयरी विकास सहकारिता ऐसा कुछ एक शब्द आएगा जिसके अंदर आपको कंफ्यूज होगा। तो पहले मैं आपको सहकारिता का अर्थ बता देता हूं। सहकारिता का अर्थ देखिए, सह और कारिता मतलब साथ कार्य, मतलब कि सभी को साथ लेकर चलने वाला कार्य होता है, वो सहकारिता कहलाता है। जिसके अंदर देखिए, इसका सहकारिता का मूल मंत्र मैं आपको बता देता हूं, सामाजिक उत्थान और सहयोग की भावना। ठीक है, सहकारिता का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं कि सामाजिक उत्थान और सहयोग की भावना, पारस्परिक सहयोग के आधार पर गरीब, साधनहीन व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शोषण से बचाकर आर्थिक विकास की धारा से जोड़ना है। यही इस सहकारिता का मूल मंत्र होता है। जिसमें देखिए, सहकारिता अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे कि देख लीजिए, विपणन सहकारिता है, महिला सहकारिता है, डेयरी सहकारिता है, जो अपना टॉपिक है डेयरी सहकारिता। ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्रकार की सहकारिताएं होती है, जिसके अंदर हर एक मनुष्य को साथ में लेकर चलना होता है। देखिए, इसका मूल मंत्र तो हमने देख लिया, और इसका जो आधार वाक्य है ना, वो क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए। इससे आप समझ सकते हो कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है। एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये इस सहकारिता का आधार वाक्य है। चलिए, इस सहकारिता का अर्थ तो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए, डेयरी विकास कार्यक्रम। डेयरी विकास कार्यक्रम, देखिए पहला प्रश्न यहां से यही बनेगा कि भाई इसकी स्थापना कब हुई? 1971। अभी आप इसको भूल जाइए, मतलब 1971 आप तो याद रखिए, लेकिन अभी देखिए मैं आपको बताऊंगा कि फिर ये कैसे आया। देखिए, पृष्ठभूमि इसकी देखिए कैसे बनी। अमूल, ये देख लीजिए, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल का मतलब फुल फॉर्म मैंने बता दिया, आनंद। ये आनंद एक गुजरात का स्थान है, वहां पर ये अमूल प्लांट लगाया गया था सर्वप्रथम। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन के द्वारा। कब? 1968 में। अब भाई इसकी स्थापना हो गई। अब वर्गीज जो ये कुरियन साहब है, इन्होंने कहा कि भाई गुजरात में बैठने से क्या होगा, भाई राजस्थान है और भी बहुत सारे राज्य हैं, इनको सबको भी तो साथ में लेना पड़ेगा। भाई गुजरात में धंधा मंदा पड़ जाएगा ना, इससे अच्छा सबको साथ में लेके चले, धंधा भी बढ़ जाएगा और सब लोगों को फायदा भी होगा इससे। तो उन्होंने क्या किया कि भाई राजस्थान, गुजरात और उससे 8 और राज्य थे, मतलब कि टोटल मिलाकर 10 राज्यों के अंदर इन्होंने एक क्रांति छेड़ दी थी, श्वेत क्रांति, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। देख लीजिए, उन्होंने एक क्रांति छेड़ दी, श्वेत क्रांति, जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ऑपरेशन फ्लड क्या है। अब देखिए, मैंने आपको बताया नहीं ना, 1968 यहां से इन्होंने क्रांति छेड़ दी थी। तब देखिए, यहां से राजस्थान के अंदर डेयरी विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब? 1971। तो ये चीज मैंने आपको बताने के लिए ही ये देख लीजिए, मैंने ये रखा था, मैंने कहा था अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मतलब कि इन्होंने 1968 में ये सोचा, और 1970 के अंदर ये ध्यान रखना, ठीक है। तब 1970 के अंदर उन्होंने 10 राज्यों के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, और जिसे हम कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। अब ऑपरेशन फ्लड के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 1970 में जो हमने अभी पढ़ा ना थोड़ी देर पहले, कि भाई आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड के जो मतलब कि इसको बनाने वाले थे वर्गीज कुरियन, 1968 में इसकी स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, तो जब उन्होंने 1968 में स्थापना की थी इसकी, किसकी? अमूल की। अमूल, उसको अमूल बोलते हैं, ये ध्यान रखना, मुख्य रूप से अमूल की। ठीक है, क्योंकि इसका पूरा नाम तो नहीं है, अपने जो दूध की और थैली आती है ना, उसके ऊपर भी अमूल ही लिखा हुआ था। कहां पर? गुजरात में। और राजस्थान में सुमूल, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो ये छोटी सी बात आप अलग से ध्यान रख लेना। तो उन्होंने क्या किया, 1970 के अंदर 10 राज्यों के अंदर उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत कर दी थी। अब 10 राज्यों के अंदर श्वेत क्रांति की शुरुआत की, तो यही तो बात है, ऑपरेशन फ्लड उसे ही तो कहते हैं। और क्या है? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड, एक ही बात है। ठीक है, अब देखिए, इसके ये जो ऑपरेशन फ्लड है, ये 2 चरणों में मतलब कि आगे बढ़ा था। कैसे? एक तो 1970 से 1980 के बीच में ये चला, और इसका उद्देश्य था कि श्वेत क्रांति और डेयरी विकास के लिए कार्य करना।
चलिए, ये बात तो आपने सुन ली। अब देखिए दूसरा चरण है वो आया 1980 से 1985 तक, और देखिए दूसरे चरण को विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन आपके आ गया भाई, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा चरण किसकी सहायता से मतलब प्रारंभ किया गया था, तो वो किसकी सहायता से प्रारंभ किया गया था, ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आप इसका आंसर क्या करोगे भाई, विकास बैंक कर दो। ठीक है, और देखिए अब आगे हम देखते हैं कि भाई जो ये सेकंड चरण था ना, इसका जो ये आपको ध्यान में रखना। अब आप बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना, क्योंकि ये जो अब मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड चरण के उद्देश्य क्या क्या थे। तो देखिए पहला उद्देश्य था दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना। दूसरा उद्देश्य था दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का उचित मूल्य दिलवाना। जो दूध का उत्पादन कर रहे हैं ना, उनको उसका उचित मूल्य दिलवाना। क्योंकि लोग कभी देख लीजिए, आप अगर कहीं रहते हैं तो कोई आपके पास दूध लेने आते हैं तो वो बोलते हैं भाई 30, आप बोलते हो 30 रुपए के लिए, तो वो बोलते हैं 20 रुपए। तो इसका मतलब हुआ कि 10 रुपए का उसको घाटा हो रहा है। तो ये तो उत्पादक जो भी दूध का उत्पादन कर रहे हैं ना, उनको एक उचित मूल्य दिलवाना। और दूध के जो उपभोक्ता है जैसे कि हम, ठीक है, आप अगर दूध किसी से ले रहे हो तो आपको बिना पानी मिलाया हुआ दूध ही चाहिए ना, तो वैसा दूध ये वितरण करवाता है। ऑपरेशन फ्लड में यही कार्य, दूसरे चरण में यही कार्य हुए थे। और दोस्तों यही कार्य डेयरी सहकारिता के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना, किसके द्वारा, डेयरी सहकारिता के द्वारा यही कार्य किए जाते हैं। अगर कोई परिभाषा पूछ ले भाई डेयरी सहकारिता का के द्वारा कौन कौन से कार्य, यही तो भाई, और कौन से कार्य होंगे भाई, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना है, दूध के उत्पादकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाना है, और उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म के दूध का वितरण करना, यही तो इसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से एक अलग पॉइंट भी याद कर सकते हो आराम से। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डेयरी सहकारिता यह 3 स्तर पर डेयरी विकास कार्यक्रम या कार्यरत है। ठीक है, डेयरी विकास कार्यक्रम है जो 3 स्तरों पर कार्यरत है। अब 3 स्तर कौन कौन से वो मैं आपको अब बता देता हूं। देखिए पहला स्तर आपके सामने लिखा है राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड। ध्यान से सुनना, राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड। तो इसको आप अब देखिए, इससे पहले एक सेकंड, इसका जो पुराना नाम था, देखिए मैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से देखिए इसका पहले क्या नाम था, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम। उसकी स्थापना हुई थी 1975 में, लेकिन 1977 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, नाम रख दिया गया राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड, मतलब राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ये इसका नाम अब कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए इसकी जो अब अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना 1977 में हुई है। पहले इसका नाम था क्या, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम 1975 में। और इसका मुख्यालय, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है। जो राज्य स्तर पर होती है शीर्ष स्तर यही है, मतलब कि इसके नीचे जितने भी है जिला दुग्ध उत्पादक संघ है और वो जितने भी है ना, वो सारे कुछ इसके अंडर में ही काम करते हैं। ठीक है, मेन मुख्य चीज है तो वो यही है यहाँ पर। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर में। और इसके कार्य क्या है भाई, अब कार्य बार बार थोड़ी लिखूंगा, आपको अभी मैंने याद करवाया है थोड़ी देर पहले। ये रे कार्य, देखिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, उत्पादक को दुग्ध का उचित मूल्य दिलवाना, ये देख लीजिए अच्छी किस्म का दूध वितरण करवाना, ये सारे कार्य इसी के है। यहाँ पे लिखा है कि इस संस्था का संचालन राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, क्या, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत व जिला दुग्ध संघ से निर्वाचन संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। बस और कुछ नहीं, ये संचालक मंडल द्वारा इसका मतलब संचालन किया जाता है। अब देखिए दूसरा जो इसका स्तर है वो है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1972-73 में। ठीक है, और इसे देखिए ये जिले स्तर पर काम करता है। और वो ऊपर जो हमने पढ़ा अभी, उसका नाम क्या भाई बताइए, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है वो मैंने आपको बताया था कि भाई ये 3 स्तरों पर डेयरी विकास कार्यक्रम कार्यरत है। तो पहले स्तर का नाम बता दीजिए आप, आगे अगर आपको याद है तो। भाई वही तो है RCDF, बस उसको ध्यान में रखना आपको, राजस्थान सहकारी डेयरी लिमिटेड। और दूसरा है जो आपके सामने लिखा हुआ है जिला दुग्ध उत्पादक संघ, जिसकी स्थापना हुई 1972-73 में। और देखिए ये जिला स्तर पर कार्य करता है। इसमें वर्तमान में देखिए कितने संघ स्थापित है, वर्तमान में 22 है, 21 + 22 बनाए प्रताप। ठीक है, बाकी ऐसा कोई सवाल आपको पूछेगा नहीं इतना गहराई में, तो ये आप इतना नाम, ये संख्या आप ध्यान रखना, जिला दुग्ध संघ स्थापित कितने, 22। देखिए रानीवाड़ा जालोर, इसका एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपको आगे मिलेगा, अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, आपको पूरा वीडियो देखना, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए ये रानीवाड़ा जालोर है, अजमेर है, अलवर है, जयपुर है, हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, जोधपुर है। इसके अंदर स्थापित डेयरी संयंत्रों से दुग्ध पाउडर बनाया जाता है यहाँ से।
ठीक है, ये छोटी सी बात है अपने। आप यहाँ को इस जो ये मैंने आपको बताया जिला दुग्ध उत्पादक संघ, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अभी आपको मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं क्या भाई, मुझे आप बता दीजिए कि भाई ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, किसने की थी, इसका प्रथम चरण कब आया था। बस ये एक क्वेश्चन छोटा सा, आप मुझे इसका आंसर बता देना। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है प्राथमिक दुग्ध, ये जो तीसरा स्तर है डेयरी विकास कार्यक्रम, जो 3 स्तरों पर कार्यरत है। तो इसका जो तीसरा स्तर है वो है देखिए प्राथमिक, आगे लिखा दुग्ध उत्पादक, आगे लिखा सहकारी, और आगे जो नहीं दिख रहा आपको मुझे पता है, वो पीडीएफ बनाते समय थोड़ा मिस्टेक हो गई, तो आपको मैं बता देता हूँ समितियां लिखा हुआ है, और ये होता है निम्न स्तर या ग्राम स्तर पर, और ये समितियां कितनी है 14,466। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखना। देखिए इसमें जो कुछ खास है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये समितियां जिला दुग्ध उत्पादक संघ, अभी जो हमने ऊपर पढ़ा ना, कब स्थापना हुई उसकी भाई 1972-73 में। ठीक है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना 72-73 में, और ये समितियां हैं जो जिला दुग्ध उत्पादक संघ से संबंधित है, उससे जुड़ी हुई है। और इन समितियों पर नियंत्रण, अरे भाई देखिए जो ये ग्राम स्तर की जो समितियां है, इसके ऊपर नियंत्रण कौन रखता है, इसको देखिए, इसके समन्वय, इसके बीच में समन्वय का कार्य कौन करता है, तो वो अभी हमने पढ़ा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के द्वारा ही किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, याद रखना भाई, पूछ लेंगे प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। और इसका जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य है, अलग कार्य है, इसीलिए मैंने इसके अंदर कार्य लिखा है। देखिए इस जो हमने पढ़ा है ना प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां, इसका कार्य देखिए, एक तो पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं देना, रोगों से बचाव करवाना, बचाव तो टीकों की व्यवस्था करवाना, ठीक है, और संतुलित पशु आहार उपलब्ध करवाना, दुग्ध संकलन करना, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं उपलब्ध करवाना आदि कार्य इस ग्राम स्तर वाले प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये किसके अंदर में कार्य करती है, जिला दुग्ध उत्पादक संघ के। बस इतनी सी बात है आपको ध्यान रखनी। अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट था जो जिसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ अलग से बनेगा, ये एक पॉइंट है कि महिला विकास ऋण योजना। ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के लिए आय के साधन जुटाने हेतु इस योजना को लाया गया। अब इसमें भाई अपने इस डेयरी विकास कार्यक्रम से ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो देख लीजिए आगे लिखा हुआ है कि भूमि विकास बैंकों के द्वारा इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को गैर कृषि उद्देश्यों तथा डेयरी व्यवसाय हेतु 50, देखिए यहाँ पे आ गया अपना नाम, डेयरी व्यवसाय हेतु 50,000 रुपए का ऋण 2 व्यक्तियों की गारंटी पर दिया जाता है। 50,000 रुपए देते हैं भाई, यहाँ से ध्यान रखना आप, किसके लिए, डेयरी व्यवसाय के लिए और गैर कृषि उद्देश्यों के लिए। अगर कोई कृषि के अलावा कोई अगर काम करना चाहती है महिला, तो उसको 50,000 रुपए का ऋण दिया जाता है, किसके द्वारा, भूमि विकास बैंकों के द्वारा। ये एक छोटा सा पॉइंट था। अब देखिए जो कुछ खास बात आनी है ना, वो देखिए एक मैं आपको बताता हूँ। अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दूध का उत्पादन करने वालों के लिए ही लागू होगी। अभी आपको पढ़ोगे ना, तब आपको पता चल जाएगा क्या है। देखिए सामाजिक सुरक्षा हेतु बीमा योजनाएं, क्या क्या योजनाएं चलाई गई है अपने दुग्ध उत्पादकों के लिए, क्या क्या योजना चली गई देख लीजिए। राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है भाई, ये योजना कैसी है, 1 जनवरी 2017 को, कब, 1 जनवरी 2017 को ये लागू हुई थी। इस योजना में, आगे मैंने लिखा है, इस योजना में दुर्घटना, मृत्यु एवं पूर्ण स्थायी अपंगता, या तो उसका हाथ नहीं है, इसका आंख नहीं है, ठीक है, पूर्ण स्थायी मतलब कि अब तो उसके हाथ या पैर आना ही नहीं है, ठीक है, इसे कहते हैं पूर्ण स्थायी अपंगता पर 5 लाख रुपए। और अगर थोड़ा बहुत कुछ है कि भाई थोड़ा बहुत कोई अपंग है, शरीर का कोई अंग है जो मतलब काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए आंशिक स्थायी अपंगता पर 2,50,000 रुपए का बीमा दे है। अब ये बीमा कौन देता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ, डेयरी संघ और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इन दोनों के बीच में MOU हुआ, और वो हुआ 1 जनवरी 2017 को, और तब से ये योजना लागू हो गई। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। 1 जनवरी 2017 से कौन सी योजना लागू हुई, राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना, राजस्थान सरस सुरक्षा बीमा योजना। बस आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कौन सा अपना, अगला पॉइंट है सरस सुरक्षा कवच। अब देखिए यहाँ पे देखना, सरस सुरक्षा कवच, इसके अंदर देखिए जनश्री योजना कहते हैं, या इसे कहते हैं आम आदमी बीमा योजना,
तो ये आप एकदम अच्छी तरीके से समझ सकते हो। LIC है ना, LIC करने वाले आते हैं ना आपके घर पे, कभी कभी आते होंगे, आपने देखा होगा। तो बस यही है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, पहली बात तो मैंने आपको बता ही दी कि भाई ये है किसके लिए, दुग्ध उत्पादकों के लिए, अपने लिए, हर एक के लिए नहीं है ये योजना है, ठीक है। तो इसके अंदर देख लीजिए आप कि भाई जन श्री बीमा योजना है, ये दुग्ध उत्पादकों के लिए है। और दुग्ध उत्पादकों का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान रखना। इस बीमे में प्रीमियम दर 100 रुपए वार्षिक प्रति सदस्य होती है। सदस्यों को प्राकृतिक मृत्यु पर 30,000 रुपए, दुर्घटना मृत्यु पर 75,000 रुपए, एक आंख या पैर से अपंगता पर 37,500 रुपए, सदस्य की 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले पुत्र या पुत्री को 100 रुपए प्रति माह छात्रवृत्ति दे है। और वो छात्रवृत्ति ऐसा नहीं है जीवन भर, वो 4 साल तक दी जाती है 100 रुपए, ठीक है। तो 100 रुपए तो अब आजकल के बच्चों के लिए तो 100 रुपए कुछ है नहीं, 3 महीने तक वो वेट करेगा, 100 नहीं 4 महीने तक तो 400 रुपए होंगे, और 400 रुपए में एक जियो का रिचार्ज होता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे आप समझ सकते हो। और अगली जो योजना है वो है सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना। इसके अंदर देखिए भाई ये सेम ही बात है, और इसके अंदर भी वो बीमारियों से जुड़ी हुई कोई है जो दुग्ध उत्पादकों के लिए है, और ये डेयरी संघ इनको अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है इस योजना के अंतर्गत। नगद विहीन सुविधा अंतर्गत इसके अंदर देखिए क्या बात है मैं बताऊं। देखिए इसके अंदर कैशलेस लिखा हुआ है, तो दुग्ध उत्पादक द्वारा अपने या अपने परिजनों के इलाज में व्यय हुई संपूर्ण राशि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सीधे ही संबंधित चिकित्सालय को अदा की जाती है। मतलब यही है कि भाई अगर कोई है भाई दुग्ध उत्पादक है और उसके अंदर डेयरी संघ के अंदर काम कर रहा है कोई सदस्य है, तो उस सदस्य के अंदर या तो वो खुद बीमार हो गया या उसका कोई अपना परिजन है वो बीमार हो गया, तो उसके इलाज की जो राशि है वो उसको खुद को नहीं देनी पड़ेगी। उसके इलाज की जो राशि है वो कौन, अभी देखिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस जो कंपनी है वो सीधे ही संबंधित चिकित्सालय को प्रदान कर देता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ योजनाएं जो मैंने आपको बता दी। अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब जो आते हैं ना, अब इनके सवाल तो डायरेक्ट बनते हैं और सरल सवाल होते हैं। तो देखिए गुजरात में अमूल ब्रांड प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में सरस ब्रांड, ठीक है। शायद मैंने सुमूल बोल दिया ना, तो राजस्थान के अंदर सरस ब्रांड प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर सरस ब्रांड प्रसिद्ध है। राजस्थान के जोधपुर में वरमूल डेयरी, बीकानेर में उर्मूल डेयरी और गंगानगर में गंगमूल डेयरी कार्यरत है। ये भी आप बातें ध्यान में रखना। तो दोस्तों देखिए शुरुआत में मैंने शायद बोल दिया होगा, वहाँ पे सुमूल बोला, क्योंकि देखिए सुमूल और अमूल दोनों ही गुजरात के। मैं क्या गुजरात में थोड़ा बहुत रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है, अमूल और सुमूल की दो अलग अलग तरह की छाछ आती थी, तो वो छाछ हम लेते थे, कभी इसकी अच्छी होती है कभी उसकी। तो इस हिसाब से मुझे क्या वो सुमूल याद रह गया। लेकिन अब आपको याद रखना राजस्थान के कौन सा ब्रांड, सरस ब्रांड प्रसिद्ध है। दूध जो सरस ब्रांड है इसके द्वारा दूध बेचा जाता है। दूसरा फैक्ट क्या है, राजस्थान के जोधपुर में वरमूल डेयरी है, बीकानेर में उर्मूल है और गंगानगर में गंगमूल डेयरी है। ये तो कोई खास नहीं है। देखिए राजस्थान दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। किसके बाद में, उत्तर प्रदेश। मतलब कि फर्स्ट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, सेकंड कौन सा, राजस्थान, फर्स्ट कौन सा, उत्तर प्रदेश, सेकंड राजस्थान। किसमें, दूध के उत्पादन करने में कौन है, राजस्थान। क्या है, सेकंड स्थान पर। फर्स्ट कौन है, उत्तर प्रदेश है। अब तो आपको याद हो गया होगा। देखिए राजस्थान प्रतिदिन 21 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है। कितना, 21 लाख लीटर दूध का उत्पादन करता है। और तभी उसका भारत के अंदर कौन सा स्थान है उत्पादन की दृष्टि से, आप बताइए भाई, दूसरा स्थान है, ठीक है। जयपुर जिला राज्य का 10% दूध उत्पादन करता है। राज्य के अंदर जितना भी दूध उत्पादन होता है ना, उसका 10% तो जयपुर अकेला करता है। मतलब कि राजस्थान के अंदर जयपुर फर्स्ट है उत्पादन की दृष्टि से, सेकंड है गंगानगर और थर्ड है अलवर, और उसके बाद में तो आते जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के अंदर प्रथम कौन सा है, जिला जयपुर है। और राजस्थान में न्यूनतम दूध उत्पादन वाला जिला कौन सा है, तो वो है बांसवाड़ा। याद रख लीजिए, यहाँ पे बांसवाड़ा है। कौन सा है, बांसवाड़ा है। तो आप मुझे बताइए भारत के अंदर सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। राजस्थान राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 360 ग्राम दूध उपलब्ध होता है।
प्रति व्यक्ति 300, हर व्यक्ति को 360 ग्राम दूध उपलब्ध हो जाता है, इतना उत्पादन होता है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध वाला जिला है पाली, 750 ग्राम दूध हर व्यक्ति को मिलता है। और न्यूनतम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्ध वाला जिला डूंगरपुर है, 130 ग्राम है, बिल्कुल ही कम है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो मैं आपको अभी एक सवाल पूछता हूँ और कि न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला राजस्थान का कौन सा है। मैंने एक सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश वाला, वो प्रथम है राज्य भारत के अंदर, और राजस्थान के अंदर सबसे कम उत्पादन दूध का कौन सा जिला करता है, तो वो कौन सा है आपको बताना है। राजस्थान की प्रथम या प्राचीनतम डेयरी पद्मा डेयरी कौन से जिले के अंदर है, वो है अजमेर में। बस्सी जयपुर विश्व बैंक की सहायता से स्थापित राज्य का सबसे बड़ा दुग्ध शोधन केंद्र है। विश्व बैंक की सहायता से स्थापित राज्य का सबसे बड़ा दूध शोधन केंद्र कौन सा है, बस्सी जयपुर के अंदर है। रानीवाड़ा जालोर राज्य की, मैंने कहा था ना उस समय, मैंने कहा एक क्वेश्चन आएगा मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो ये देख लीजिए आ गया। रानीवाड़ा जालोर राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी यहाँ पर है, रानीवाड़ा जालोर में। राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है, रानीवाड़ा जालोर। उदयपुर राज्य का एकमात्र डेयरी महाविद्यालय कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है। दोस्तों आपको याद हो गए होंगे सारे सवाल, देख लीजिए एक बार यहाँ से थोड़े बहुत ये रिपीट कर देखिए। यहाँ पे महाविद्यालय कौन से जिले में, उदयपुर में है। और राज्य की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी, रानीवाड़ा जालोर में है। और बस्सी में क्या है, वह सबसे बड़ा दूध शोधन केंद्र किसके द्वारा, विश्व बैंक की सहायता से स्थापित। राज्य की प्रथम या प्राचीनतम डेयरी है पद्मा डेयरी। दोस्तों मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको एक या दो बार कम से कम इस वीडियो के अंदर रिपीट करवा दिए हैं। अब तो शायद आपको याद हो गए होंगे। और अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दें, और देखिए लाइक तो किए कर दीजिए अगर, और आप इसको शेयर जरूर करें, और कुछ नहीं दोस्तों, शेयर करते रहें अपने दोस्तों और भाइयों के साथ। जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे उतने ही वीडियो बनाने के लिए हम तत्पर रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।